मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको अपने MS टीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 जो बहुपद हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। एक वीडियो आपके सामने गई थी, उसमें था बहुपद का इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे बहुपद को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। जब ये सब हम लोगों ने जाना, उसके बाद इसका एक्सरसाइज 2.1 अब इसमें हम सवाल लगाएंगे। वो कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद है, कौन से नहीं। आपके अपने उत्तर का कारण दीजिए। हम लोग बताएंगे, ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सा जो इसमें व्यंजक है वह एक चर में है, कौन सा व्यंजक एक चर में नहीं है। आपको कारण देना है। पहला सवाल हम लोगों ने देखें। पहला सवाल दिया हुआ है कि 4x² - 3x + 7। इसको हल करेंगे तो ये 4x² - 3x + 7 इसको हल करेंगे तो हम एक चर की शर्त इसमें रखा है कि बताइए कि बहुपद एक चर में है कि नहीं है। चर और अचर दोनों पे आप लोगों से चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फिर एक बार इस पे चर्चा करते हैं कि एक चर में यदि जो व्यंजक लिखा होगा, जो बहुपद लिखा होगा, वो सभी एक चर में तभी होगा यदि x में लिखा होगा तो पूरा x में ही वो व्यंजक लिखा जाएगा। यदि दो चर में है तो उसमें x और y दोनों सम्मिलित रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि x y ही सम्मिलित रहेगा, उसमें p+ या pq भी सम्मिलित हो सकता है। उसे कहते हैं दो चर बहुपद। अब इसमें हमको बताना है कि बताइए कि कौन से बहुपद एक चर है और कौन से बहुपद नहीं है। हमको दिखाई दे रहा है इस सवाल में कि 4x² - 3x + 7 इसमें केवल x के अतिरिक्त कोई और चर इसमें नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि 4x² - 3x + 7 ये बहुपद एक चर है। कारण क्या है? तो कारण हम लोग दे सकते हैं कि इसमें जो चर है वो या वे चर x है। यदि x के अतिरिक्त इसमें कोई और चर आ जाता है तो हम लोग उसको एक चर बहुपद नहीं कहेंगे। तो यही बताना है हमको कि बताइए कि बहुपद एक चर में है कि नहीं है। कारण भी बताना है तो कारण आपके सामने लिख देंगे, या लिखा हुआ है कि ये एक चर में बहुपद क्यों है और क्यों नहीं है। तो केवल x के टर्म में आया है, x ही आया है इसमें, तो ये एक चर बहुपद कहलाएगा। यदि इसी में कहीं यहाँ y आ जाता, उस कंडीशन में इस सवाल को हम लोग एक चर बहुपद नहीं कहते। तो यहाँ केवल x में है तो ये x एक चर बहुपद कहलाएगा। दूसरा सवाल आपके सामने y² + √2। अब इसको हम लोग बताएंगे कि बताइए कि ये एक चर में है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो चर है वो केवल y है, तो ये भी एक चर में बहुपद होगा। उसी तरह y + ये 3√t + t√2 हम लोग कह सकते हैं कि बताइए कि ये एक चर बहुपद है कि नहीं है। बहुपद के लिए भी कुछ आपको प्रतिबंध बताए गए थे। तो पहला ये जो तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है वो दिया है कि 3√t + t√2 इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक चर तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है कि आपको बताया गया था कि जो चर राशि होगी उसका पावर कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। जबकि इसमें आपके सामने जो लिखा हुआ सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि 3 यहाँ t का पावर 1/2 लिख सकते हैं। पहले से आप लोग चर्चित हैं कि इस अंडर रूट का जो मान होता है उस अंडर रूट का मान 1/2 होता है। इस कंडीशन में हमारा जो चर पद है, जो चर राशि है, चर राशि का पावर 1/2 है। इस कंडीशन में इसको हम लोग नहीं कह सकते कि यह बहुपद है। यह एक चर में तो कहा जा सकता है, एक चर है टी के पदों में, लेकिन इसे बहुपद नहीं कह सकते इसलिए कि ये जो चर पद है उसका पावर 1/2 है। यहाँ पावर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कहीं भी यदि अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इस कंडीशन में इसका पावर जो हो जाएगा 1/2। और किसी भी सवाल में यदि चर पद का घात यदि भिन्नात्मक या अंश और हर के रूप में, बटे के रूप में यदि आ जाएंगी तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे।
अब इसमें 2 सवाल बचे हैं, इन दोनों सवालों को आप खुद हल करेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो निम्नलिखित प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक ज्ञात कीजिए। इससे आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक को हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब होता है कि जो चर राशि है जिसका पूछ रहा है उसके साथ किस अचर से गुणा है। यदि जिस अचर से गुणा होगा वही उसका गुणांक होगा। जैसे पहला सवाल हम लोग के सामने लिखा हुआ है कि 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। गुणांक हम लोग निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है। आपको इस सवाल देखने से ये लगता होगा कि इसके साथ किसी का गुणा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके साथ गुणा है। यदि किसी के साथ हम लोग बताएंगे तो हमने बताया था कि यदि जो कोई भी चर राशि है तो उसके साथ कुछ अचर पद नहीं है, अचर राशि नहीं है, तो उसके साथ 1 का गुणा रहता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। ये इसका आंसर होगा। यदि मान लीजिए कि इसमें एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, इसी सवाल में एक्स का पूछ देता तो एक्स का भी एक्स के साथ देखेंगे कि किसका गुणा है। इन दोनों के यहाँ कुछ नहीं है तो भी इसके साथ 1 रहता है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराने पर, गुणा कराने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसका जो गुणांक होगा वह 1 लिख दिया जाता है। अगला सवाल इसमें दिया है कि 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें गुणांक बताना है एक्स स्क्वायर का। ये भी सवाल उसी तरह है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों दिया हुआ है तो अब दोनों का गुणांक आप नहीं बताएंगे, बताएंगे जिसका पूछेगा। दूसरे सवाल में भी एक्स स्क्वायर का ही गुणांक पूछा है तो आप एक्स स्क्वायर के साथ देखेंगे किसका गुणा है तो आप वहां लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। वही इसी सवाल में पूछता है कि एक्स क्यूब का गुणांक बताइए तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। यहाँ सवाल तीसरा है, तीसरा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा जो है वो π/2 का है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है कि √2x - 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का ही इसमें है, ये नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें √2x - 1 का गुणांक इसमें या एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा। इस कंडीशन में लास्ट वाले सवाल में गुणांक 0 लिखेंगे या उसका एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। इसको आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 2.1 का दिया है कि एक घात 35 वाले द्विपद और घात 100 घात वाले एक पद का उदाहरण दीजिए। देखिए जो ये 35 है इसका द्विपद में देना है और जो 100 है उसको एक पद में देना है। आप बनाना चाहेंगे तो द्विपद हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 2x + 5 है। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसमें पूछा जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन में बहुपद के बताया गया था कि ये बताइए कि ये कितने पद हैं। इसमें एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 और 2 पद है तो द्विपद ये कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा। उसी तरह जो ये 35 वाले हैं, इस 35 वाले को इसी तरह 2 पद के रूप में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ x का पावर 35 + 4x, या किसी तरह भी बना सकते हैं y का पावर 35 + 5। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। आप इसका कोई जरूरी नहीं है कि x का पावर 35 + 4x ही बनाएंगे। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उसमें 2 पद होने चाहिए। इसका हल इसी तरह कर देंगे कि x का पावर 35 + 4x या y का पावर 35 + 5 या इसी को फिर से लिख सकते हैं 3x का पावर 35 + 4x। जिस तरह से आप बनाना चाहें, लेकिन उसमें से जो चर राशि है उसका घात जो होगा 35 होना चाहिए और पद 2 होने चाहिए। दूसरा जो सवाल इसका दिया हुआ है कि 100 घात वाले एक पद में,
एक पद का मतलब उसका भी एग्जाम्पल चाहे उसकी डिफिनेशन आपको बताई गई थी कि एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक होती है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4x है, ये एक पद है, यहाँ 3x है, ये एक पद है, ये 5 है, ये एक पद है। उस कंडीशन में यहाँ हम लोग 100 का घात का लिखेंगे तो यहाँ हो सकता है कि 5x का पावर 100 या 4y का पावर 100, यानी इसमें पद जो होंगे वो एक होने चाहिए। तो इस कंडीशन में इसका सवाल इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, चाहे y रखें, x रखें, z रखें, p रखें, कुछ भी रख सकते हैं, पर उसका जो घात होना चाहिए वो 100 होना चाहिए और जो पद हो रहे हैं वो पद एक होने चाहिए। अगला सवाल हम लोग चौथा नंबर इसका देखेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। घात लिखना है हमको। अब इसको भी बता दिया गया था कि घात लिखेंगे प्रत्येक का घात। यहाँ देखिए 5x³ या 4x² प्लस 7। अब इसमें प्रत्येक की घात लिखना है हमको, तो जो बड़ी घात होती है उसी को लिखते हैं। यहाँ हल करेंगे हम लोग सवाल को, तो यहाँ दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इस व्यंजक में, इस बहुपद में लिखेंगे तो घात जो x यहाँ लिख सकते हैं, x की घात जो है वो 3 है। जो बड़ी वाली घात होती है उसी को लिख दिया जाता है। दूसरा सवाल उसी तरह 4 - y², इसमें भी जो घात है उसको लिख देंगे। यहाँ 5t प्लस √7 है, इसमें भी घात लिखेंगे। तो घात लिखेंगे, यहाँ देख रहा है कि जो चर पद होता है उसी पे जो घात रहती है उसी को लिखते हैं, न कि अचर पद की घात को लिखते हैं। तो यहाँ t का पावर यानी t पे कुछ नहीं घात है तो t पे घात 1 रहती है। यदि जिसके घात कुछ नहीं है तो वहाँ 1 घात रहती है। तो यहाँ हम उसका t का पावर जो होगा यानी तीसरे सवाल में लिख देंगे t का जो घात होगा वो 1 होगा। उसी तरह चौथा सवाल है 3, तो 3 का पूछेगा घात, तो हम लोग 3 की घात कुछ नहीं है क्योंकि इसके साथ चर नहीं है, तो इसकी घात लिखना होगा, तो इसकी घात 0 होगी। यानी चौथे सवाल में जो होगा इसकी घात 0 होगी। तो अब हम इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल पढ़ेंगे। निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। हम लोग इस सबसे परिचित हैं, रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, फिर से एक बार इसका रिवाइज करते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात एक होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि जो होती है उसका घात 2 होता है उसे द्विघातीय कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इनकी परिभाषा के हिसाब से आपको ये पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे कि आप कैसे लगाएंगे इन सवालों को। यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस x, इसको बताना है कि बताइए कि ये द्विघाती है, त्रिघाती है कि रैखिक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें घात कितनी है, 1 है कि 2 है कि 3 है। तो यहाँ सवाल जो दिया हुआ है x² प्लस x में जो x की घात है, x की घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघाती होगा। उसी तरह x - x³ में, तो x - x³ इसका जो घात है वो 3 है, तो 3 है तो इसको त्रिघाती लिखेंगे। उसी तरह y + y² + 4 है, इसमें y का पावर 2 है तो द्विघात समीकरण लिखेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे। 1 + x है, इसमें x का पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पर x का पावर 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद कहलाएंगे। यहाँ 3t है, इसका भी पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। r² है तो इसका पावर 2 है इसलिए द्विघात कहलाएगा। 7x³ इसका पावर 3 है, इस चर का पावर 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे या लिख लेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इसके अगले अध्याय के साथ 2.2। धन्यवाद।